सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। तो फ्रेंड, इस समय हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये आज हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर है, जो दिसंबर 2006 में हुआ था। यहाँ पे हम इसके ये सेकेंड पेपर है, तो इसमें हम 45 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन है जिसमें हम 45 सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है आपके पैराग्राफ के हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पैराग्राफ जो है लास्ट टाइम में हम सभी क्रम से सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग फीडबैक दे रहे हैं और बहुत सारे फ्रेंड जुड़ रहे हैं, तो उन सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आप लोग जुड़िए और बताइए मुझे कि आप क्लास में क्या इम्प्रूव चाहते हैं, आपको क्लास कैसी लगती है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वह किस तरफ जा रहा है, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, जो ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं वो आपकी समझ में आ रही हैं कि नहीं। ओके, ये आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट पढ़कर, समय मिलता है तो रिप्लाई भी देते हैं, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं देते हैं। तो आप लोग हमें ज़रूर बताया करिए। क्लास पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग हमारे साथ इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने दोस्तों को भी जोड़ें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ग्रेडअप और अनअकैडमी इतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि आपको रिजल्ट मिले। ओके, तो इतना तो मैं ज़रूर यहाँ पे आप लोगों से प्रॉमिस भी कर सकती हूँ कि मैं आपको इतना तो बता ही सकती हूँ कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, और मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता सकती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो आप लोग जो है अपना जो है स्कोर शेयर करिएगा कि आपने 45 में कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनकी कितनी तैयारी है। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाएं तो उसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम तक। अभी गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, उसका सुधार करिए, तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जिस दिन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उसमें आपके 50 में 45 सही होने लगे, तो आप समझ जाइएगा रिजल्ट आपके हाथ में है। ओके, ये चीज़ गारंटेड है, ये आप करके देखिएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है पहले रख रही हूँ, उसके बाद में बाकी यूनिट रखूँगी। और इससे पहले मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया है। 10 यूनिट जो हैं उन्हें आप एक बार जाके देख लीजिए। जो सिलेबस बताया है मैंने नेट जेआरएफ का सेकेंड पेपर का, उस क्लास को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। और साथ ही बुक्स भी बताई हैं, जो लोग बुक्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए बुक्स भी बताई हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करते हैं कि अगर आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसमें आपको जो 10 यूनिट हैं उनके 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 14 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो 10 यूनिट पर आधारित हैं। मतलब एक प्रैक्टिस हिंदी भाषा पर आधारित है, दूसरा प्रैक्टिस सेट इतिहास पर आधारित है, तीसरा प्रैक्टिस सेट जैसे आपका कविता का है या उपन्यास का है। उपन्यास का है तो उसमें उस यूनिट में उस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ आपको उपन्यास के ही क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो इस टाइप से मैंने प्रैक्टिस सेट किए हैं। 14 के बाद में बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उनमें ऑल यूनिट के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना होगा। नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नेम और एड्रेस ज़रूर बताएं अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए या नोट्स लेना चाहिए तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें हमसे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही तैयार किए गए हैं। जिन लोगों ने लिए हैं उनको हेल्प मिली है। आप जाके देख लीजिए, इस बार जो बहुत सारे विद्यार्थी जो थे, जो तैयारी करने वाले थे नेट जेआरएफ की, जिन्होंने लिए और सही से तैयारी की तो उनको निश्चित सफलता भी मिली। जेआरएफ भी क्वालिफाई किया, नेट भी क्वालिफाई किया। ओके, तो आप भी कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक क्लास बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका भाषा का, और मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक एग्ज़ाम में आपके नेट जेआरएफ में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके भाषा से रहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो कल जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो लल्लू लाल जी का जो प्रेम सागर है उसमें किया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके लेखक कौन है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है खड़ी बोली जो है मेरठ इसका क्षेत्र है, ठीक है, मेरठ। झांसी का क्षेत्र क्या है, कानपुर में क्या बोली जाती है, अलीगढ़ में क्या बोली जाती है, इन चीज़ों को भी आप सर्च करें। मैं यहाँ पे मैं बताने से ज़्यादा आपको ये बोलूँगी कि आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको और भी जानकारी होगी। ओके, बाकी जहाँ पे भी बताने को होगा मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगी। दूसरा क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो नागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है, ठीक है। नागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको बताना है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है तो कहाँ है, ये आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, या ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो चेन्नई भी हो सकता है। ओके, चेन्नई भी लिखा हो सकता है या मद्रास लिखा है, तो मद्रास होगा। महात्मा गांधी जी ने 1927 में, ठीक है, 1927 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो है की स्थापना की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पा ध्वनि, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो पा ध्वनि जो है, आप जब पा बोलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि दंत्य जो है चा, कंठ और तालव्य, ठीक है। दंत्य में आपके ता बोलते हैं या था बोलते हैं तो दंत्य आता है, ठीक है। ता वर्ग में जो आते हैं वो दंत में आएंगे। ओके, टा वर्ग में जो आते हैं जैसे टा, ठा, ढा, तो ये आपके मूर्धन्य में आएंगे। कंठ में आपके का वाले वर्ग में आएंगे, ठीक है। का वाला जो वर्ग है वो कंठ में आएगा। तालव्य में चा वर्ग आएगा, ठीक है। और पा ध्वनि जो है पा वर्ग में जो आते हैं वो आपके ओष्ठ में आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दंतुष्ट मतलब दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है वा और फा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये क्वेश्चन आज पूछा था किसी फ्रेंड ने कि मैम क्या ये जो है आपकी क्लास हमारे किसी भी एग्ज़ाम DSSB के लिए है, तो बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने अधिकतर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं जहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। आप भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने खुद PhD एंट्रेंस दिया है 2 बार, VSU का भी जो क्वालिफ़ाई किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो भी क्वालिफ़ाई किया है, और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम मैंने दिया है, वो भी मैंने क्वालिफ़ाई किया है। तो वहाँ पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। तो यहाँ पे जो है ये भक्ति काल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होगा 84 वैष्णव की वार्ता। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इनमें आपको ट्रिक नहीं लगाना है, आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। ट्रिक आप वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आल्हा खंड। आल्हा खंड का रचयिता कौन है। तो आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है, ये आप
बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। ओके, थोड़ा आप भी अपना माइंड लगाइए। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ तो ठीक है, लेकिन आप भी अपना थोड़ा माइंड लगाइए। जैसे मैं बता रही हूँ आलाखंड, तो आपको समझना चाहिए इसका समय क्या है, इसके रचनाकार तो मैं यहाँ पे बता ही दूँगी। उसके बाद में आलाखंड में भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, ये चीज़ें हैं जो आपको सर्च करना चाहिए। आलाखंड, तो ये जगनिक जो है इन्होंने आलाखंड जो लिखा था वो परमाल रासो नाम से लिखा था। और ये भी पूछा जाता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो आलाखंड है। पूछा जाए कि आलाखंड का दूसरा नाम क्या है, तो परमाल रासो है। ओके, अब्दुल रहमान ने कौन सी रचना लिखी है, संदेश रासक लिखी है 13वीं सदी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नरपति नाल ने विसलदेव रासो लिखा है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं, तो यहाँ पे आंडाल हो जाएंगी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है, तो तुलसीकृत कृष्ण काव्य कृष्ण गीतावली है, जो किस भाषा में लिखी गई है, आप बताइए, सर्च करिए। और दूसरा यहाँ पे इस चीज़ को आलवार महिला संत, तो आल और आंडाल बहुत ही सिंपल, आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आल पहले है और यहाँ पे आल यहाँ पे भी है, तो आप इसका थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी आल है और यहाँ पे भी आल है, बस डा है बीच में, तो इसको कट करके आप देखेंगे तो सेम लग रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसकी पंक्ति है, तो रैदास जी की है। ये तो आपको मालूम ही होगा। रैदास जी का जन्म कब हुआ था, अगर आपको मालूम है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है किसने, विश्वनाथ जी ने। ठीक है, और कौन कौन से रीतिकाल में जो रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं और रीतिबद्ध हैं। तो आपको बताएं, रीतिबद्ध नहीं है पूछा गया है, तो वो कौन हो सकता है, तो मतीराम, केशवदास, चिंतामणि, ये तीनों ही रीतिबद्ध हैं। ठीक है, जैसे आपकी मति जो है, मति राम से बंधी हुई है। केशव, तो केशव के यहाँ पे केस निकाल सकते हैं, तो आप केस बांधते हैं। चिंतामणि, तो ये भी एक चिंता जो है मणि से बंधी हुई है। लेकिन घनानंद, घन जो है आनंद, और जब कोई व्यक्ति आनंद में होता है तो वो एकदम से मुक्त होता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि घनानंद जो है ये रीति मुक्त हैं। ओके, बाकी रीतिबद्ध रीति सिद्ध में आपके बिहारी जी आएंगे, और बिहारी जी को ही माना जाता है। दूसरा आपके रसनिधि जो हैं, इनको भी रीति सिद्ध में माना जाता है, तो बिहारी के साथ में रसनिधि को भी जो है रीति सिद्ध माना जाता है। रीतिबद्ध में आपके पद्माकर भी आएंगे। ठीक है, मतीराम हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं, भिखारी दास हैं, ये सभी जो हैं रीतिबद्ध में आएंगे। ठीक है, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, दुजदेव, ये आपके रीति मुक्त में आएंगे। चाहे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। घनानंद, आलम, ठाकुर और दुजदेव, ये जो हैं रीति मुक्त हैं। तो यहाँ पे रीतिबद्ध नहीं है पूछा गया, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप लोगों की राय लेना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये क्लासेस आती हैं। क्या आप लोग भारतेंदु और द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं उनका ट्रिक चाहते हैं, तो मेरे पास रखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो यहाँ पे देखिए प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं और प्रेमघन भी हैं। लेकिन श्रीधर पाठक जो हैं ये भारतेंदु मंडल के नहीं हैं, ये स्वच्छंदतावाद के हैं और द्विवेदी युग में आते हैं। ठीक है, अब श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ है, तो बताइए। नहीं है तो इन्हीं पर फोकस कर लीजिए, इनकी रचनाएं कौन सी हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावादी कहा है, और ये स्वच्छंदतावादी हैं। स्वच्छंदतावादी मतलब जैसे रीतिकाल में रीति मुक्त रचनाकार थे, वैसे ही श्रीधर पाठक जी हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, अगर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो नोट करिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, कल मैंने इसका आंसर आपको बताया था, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता किसकी रचना किसने की है। तो जिन लोगों ने कल वाली क्लास देखी होगी वो लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो आप हमें इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न नंबर 12, एक भारतीय आत्मा, और मैं एक चीज़ और आपको हिंट बता देती हूँ, हिम तरंगिणी जो है इनकी रचना है। ठीक है, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी इनकी रचना है। इनमें से कौन से रचनाकार हैं जिनकी ये रचनाएं हैं और किनको ये भारतीय आत्मा कहा गया है। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब आप थोड़ा बहुत अपने आप भी प्रेशर डालेंगे अपने माइंड पे, तभी आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा नाम सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला तार सप्तक दिया है, दूसरा तार सप्तक दिया है, तार सप्तक दिया है, तीसरा तार सप्तक दिया है। तो इनमें से कौन सा नाम सही है। तो यहाँ पे ये सही नहीं होना चाहिए। देखिए मिस्टेक सभी से हो सकती है, यहाँ क्वेश्चन पेपर में ही मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं है, क्योंकि तार सप्तक भी सही है, दूसरा तार सप्तक भी सही है, तीसरा तार सप्तक भी है सही है, लेकिन पहला तार सप्तक सही नहीं है, क्योंकि पहला तार सप्तक जो है उसमें पहला नहीं बल्कि तार सप्तक ही कहा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसकी भी ट्रिक है हमारे पास, जो तार सप्तक हैं उनमें जो रचनाकार थे उनमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि पहला तार सप्तक में ही कोई, जो पहला तार सप्तक नहीं सॉरी तार सप्तक जो है इसमें कोई महिला लेखिका नहीं थी, बाकी तीनों में थी। तो तीनों में कौन कौन सी महिलाएं थी आप बताइए, अगर आपको मालूम है। दूसरे में कौन थी, तीसरे में कौन थी और चौथे में कौन थी। बहुत बार मैंने आपको बताया है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे रिपीट कराना चाहूँगी कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था और कब किया था, कब कब ये तार सप्तक आए थे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। तो एक बूंद सहसा उछली, वावरा अहरी भी है इनकी, आत्मनेपद भी है, जैदोल भी है, लेकिन ये जो है एक बूंद सहसा उछली ये इनकी जो है क्या है, रचना यात्रा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। तो पहले तो शमशेर बहादुर का जन्म कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। ठीक है, 1911 में शमशेर बहादुर का यस राइट है, शमशेर बहादुर का जन्म जो है 1911 में हुआ था। मैं माइंड मेरा वहाँ गया कि वो उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी कहानी, बट मैं थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। बट सही है, ये शमशेर बहादुर जो है इनका जन्म 1911 में हुआ है और ये जो है दूसरे तार सप्तक में आते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह जो हैं दूसरे तार सप्तक में आते हैं। और जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका मैं बता दूं कि शमशेर बहादुर दूसरे तार सप्तक में हैं, वहीं शकुंतला माथुर जो हैं वो भी दूसरे तार सप्तक में हैं, कीर्ति चौधरी तीसरे तार सप्तक में हैं और सुमन राजे चौथे तार सप्तक में हैं। ओके, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। तो इनकी रचना कौन सी है, पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ पूरा कि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है वह है एक पीली शाम, एक पीली शाम। अब यहाँ पे जब शाम लगा है तो शाम यहाँ पे भी है। ठीक है, सम ना करके आप इसे शाम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस चीज़ को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि शमशेर बहादुर और एक पीली शाम। शाम से एक पीली नहीं याद रखना है, आपको शाम याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये इनकी कविता है। अब बाकी तीन जो हैं, पीली छतरी वाली लड़की, ये जो है 2001 में कहानी संग्रह आया है उदय प्रकाश जी का। ठीक है, उदय प्रकाश जी का। उदय प्रकाश कौन थे, जिन्होंने कौन सी लिखी थी, तिरिच। तिरिच इनकी 1989 में आई थी। अगर आपने नहीं पढ़ी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है पीली आंधी। पीली आंधी किसने दी है, तो पीली आंधी 1996 में प्रभा खेतान जी ने लिखी है। पीली रात किसने लिखी है,
ये आप बताइएगा, ठीक है, अगर आपको मालूम है तो। पीली आंधी, प्रभा खेतान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपद्यवाद जो है नकेनवाद को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका समय जो है 1956 है। ये 3 रचनाकार थे जिनके नाम पर आधारित है ये नकेनवाद। कौन कौन से रचनाकार थे ये आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटरावी आरजू किसकी रचना है? तो राही मासूम रजा की है। अब आपको मालूम होगा कि जब आप वैष्णो जाते हैं, वैष्णो मंदिर, तो वहाँ कटरा बीच में पड़ता है। तो कटरा जो राही है वो कटरा होकर ही गुजरेगा वहाँ से, ठीक है। एक राही जो है कटरा होकर ही गुजरेगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ओके। और इसका जो मैं इनकी और रचनाएं जो हैं, राही मासूम रजा की आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1973, सीन 75 1977 और कटरावी आरजू 1978, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी असगर वजाहत हैं, गुलशेर खां सानी है, अब्दुल बिस्मिल्ला है, इनकी रचनाएं भी आप देख लीजिएगा। नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो पहले तो नेपथ्य राग जो है विधा पूछी जा सकती है, तो ये नाटक है। और आपको मालूम है राग सबसे ज़्यादा कौन गाता था? तो मीरा जी गाती थी, ठीक है। तो नेपथ्य आपको नहीं रखना है, आपको राग रखना है और मीरा जी से जोड़ देना है, ठीक है। और किसके लिए गाती थी? तो कांत किसे कहा जाता है? पति। मीरा जी जो राग गाती थी अपने पति के लिए गाती थी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? रुद्रट जो है वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, लेकिन अर्थालंकार इसे किसने माना है? तो दंडी ने माना है। क्षेमेंद्र ने औचित्य दिया है, आनंदवर्धन ने ध्वनि दिया है, वामन ने अलंकार दिया है, ध्यान रखिएगा। क्षेमेंद्र के गुरु का क्या नाम था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें, जो आनंदवर्धन है इनकी जो रचना है धन्यालोक, उसकी जो टीका लिखी है जिन्होंने, वही क्षेमेंद्र के गुरु हैं। अब इस तरीके से आप ध्यान रखिए, अब सर्च करिए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो देखिए यहाँ पे ना ही मम्मट है, ना ही भामा है, ना ही क्षेमेंद्र है, भट्ट लोल्लट जी हैं, ठीक है। भट्ट लोल्लट जो है इन्होंने क्या दिया है इसमें? तो भट्ट लोल्लट जो है इसमें व्याख्याकार, साथ ही मैं आपको बता दूं कि भट्ट लोल्लट हैं, भट्ट नायक हैं, शंकुक हैं और अभिनव गुप्त हैं। 4 व्याख्याकार हैं। इन्होंने दिया क्या है, कौन कौन सी चीज़ें दी हैं इन्होंने इस व्याख्या में, किसको क्या कहा है, ठीक है, ये आप बताइएगा। इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया है, भट्टनायक ने भुक्तिवाद दिया है, ठीक है। शंकुक ने अनुमतिवाद दिया है और अभिनव गुप्त जो है उन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया है, ठीक है। आसानी हो गई आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्रम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि स्कंदगुप्त जो है सबसे पहले आएगा और उसके बाद पहला राजा, फिर बकरी, फिर कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल से बता देती हूँ। स्कंदगुप्त 1928, जयशंकर प्रसाद। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर 1969, बकरी सर्वेश्वर की है तो 1974, कोर्ट मार्शल संजय का है, स्वदेश दीपक का है तो 1991, ठीक है। स्वदेश दीपक का है 1991 कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कविताएं हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, संसद से सड़क तक, आवाज़ की भी जगह है, मुक्ति प्रसंग, अपनी केवल धार। संसद से सड़क तक धूमिल, आवाज़ की भी जगह है, ये किसने लिखी है आप बताइएगा। मुक्ति प्रसंग जो है राजकमल चौधरी ने लिखी है, अपनी केवल धार अरुण कमल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैलांचल 1954,
और पानी के प्राचीर 1961 रामदर्श मिश्र की है। और लोक ऋण जो है 1977 विवेक की राय की है। जंगल जहाँ से शुरू होता है संजीव की है, 2000 में आई है। तो ये जो है उपन्यास है। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था पत्रिका से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सबसे पहले आएगी। तो यहाँ सरस्वती सबसे पहले आएगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1900, 1930 और उसके बाद 1951। ठीक है। आलोचना जो है शिवदान सिंह चौहान की है, त्रैमासिक। ठीक है। फिर उसके बाद में रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको क्रम से लगाना है। तो आपको मालूम है कफन सबसे पहले आएगी, फिर वापसी, फिर पुरस्कार, फिर राजा निर्वंशिया। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1936 वापसी किसकी है? उषा प्रियंवदा की है। तो 1960 पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की है। राजा निर्वंशिया 1957 कमलेश्वर की है, जो आपके सिलेबस में भी लगी हुई है। चंदा और क्या नाम है इसके पात्र का, यहाँ पे आप बता सकते हैं। चंदा और जगपति जो है प्रमुख पात्र हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे प्रबंध प्रतिमा जो है निराला जी का सबसे पहले आएगा, फिर अतीत के चलचित्र, फिर ठेले पर हिमालय और फिर प्रिया नीलकंठी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि छायावाद सबसे पहले आएगा, फिर हालावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर नकीनवाद। छायावाद का समय क्या है? 1918। हालावाद 1933 बच्चन जी ने दिया है। प्रगतिवाद 1936, नकीनवाद 1956। नेक्स्ट फिर आप आइए, रामचरितमानस के कांड जो है इनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक से बता देती हूँ इन चार का ही, कि एक बालक है, बालक अयोध्या, अरे किसने कहा? बालक अयोध्या गया, अरे किसने कहा? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। अब 3 और कांड हैं, वो कौन से हैं? लास्ट कांड कौन सा है? इतना आप कर सकते हैं, तो आप हमें बताइएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैच करने के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप भी अपना आंसर बता सकते हैं। ध्वन्यालोक मैंने आपको बताया था जो है आनंदवर्धन का है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया गया है बी में, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन। जब भी कोई आप ध्वनि सुनते हैं तो ऐसा आलोक होता है जिसमें आपको आनंद मिलता है ना। किसी भी ध्वनि को, कोई अच्छी ध्वनि है तो उसमें आनंद मिलता है। साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। राजा जो है उनको रस गंगा रसी पसंद है, मतलब किसी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट और साहित्य दर्पण विश्वनाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी मैच करना है। अधिकतर आप लोगों को मालूम ही होगा, नए जो हैं फ्रेंड उनको नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो गुलाब राय हैं इन्होंने लिखा है मेरी असफलताएं, और यशपाल ने लिखा है सिंगावलोकन। यश, जिसको भी यश की प्राप्ति हो जाती है तो वो सिंहों की तरह, जो भी यश प्राप्त करते हैं वो सिंहों की तरह ही अवलोकन करते हैं। ठीक है। तो टी ऑप्शन का 1 हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपका सी में 1 है और ए में है, तो बी और डी कट गया आपका। आगे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे है, यहाँ ये दोनों ही बराबर में चल रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि बच्चन जी जो है इन्होंने लिखा है नेड़ का निर्माण, फिर वी का थर्ड सिर्फ ए में है। ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। सी का 5 हो जाएगा, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने के लिए ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? कबीर लिखा है। ए का 4, यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो बी और सी में है, ए और डी कट गया आपका। उसके बाद में आप देखेंगे कि नगेंद्र ने क्या लिखा है? रस सिद्धांत लिखा है, तो वी का 5, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद में मुक्तिबोध ने क्या लिखा है?
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ओके। और देवराज हैं, इन्होंने लिखा है छायावाद का पतन। सॉरी, यहाँ पे जो है ए का 4 हो जाएगा और वी रस सिद्धांत हो जाएगा, ये भी सही है। और मुक्तिबोध का हो जाएगा यहाँ हाँ, डी का 1 हो जाएगा और सी का सही है, मैं सही बता रही थी आपको, ये सही है, इसी तरीके से टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पत्रिकाएं हैं, इनको मैच करना है। मतवाला जैसा आपको मालूम होगा 1924 में निराला जी ने दिया है, मतलब दी है ये पत्रिका या पत्र, तो डी का सेकेंड हो जाएगा। और डी का सेकेंड इस तरीके से सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सभी किसी में नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने दी है, उदंत मार्तंड जो है जुगल किशोर जी ने दिया है, और बंग दूत जो है राजा राममोहन राय जी ने दिया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशवदास जो है इन्होंने क्या दिया है, देव है, भूषण है मतराम, मतराम ने ललित ललाम दिया है, तो वी का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इस तरीके से केशवदास ने रसिक प्रिया दिया है, और भूषण ने शिवा वावनी, और देव ने क्या दिया है, भाव विलास दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप अपना टिक कर सकते हैं। इनमें एक भी अगर आपको सही से मालूम है तो आसानी से आप अपना जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कदल पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने, ये जो है पंक्ति विद्यापति जी ने दी है। ए का 3rd, बी ऑप्शन। नैन नचाए कह मुस्काए, ये पद्माकर की है, और अति सूधो स्नेह को मारग, ये घनानंद ने दी है, और मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं, ये रसखान जी ने दिया है। ठीक है, आसानी से टिक हो गया। इसमें एक भी अगर आपको पंक्ति सही से मालूम है तो उसका आप आंसर जो है सही से दे सकते हैं, और बहुत कम टाइम में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी मैच करने के लिए है, सखी वो मुझसे कहकर जाते, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। सी का 4, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और फिर ए स्नेह निर्झर बह गया, ये निराला जी का है। ओ वरुणा की शांत कछार, ये प्रसाद जी का है। और दिवस का अवसान समीप था, ये हरिवंश जी का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये प्रिय प्रवास से है, और ये प्रथम जो उसका सर्ग है उसी में ही दिया गया है। नेक्स्ट है, इनको मैच करना है, जो पात्र हैं उनके जो नाटक है उनके पात्र हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्कंद गुप्त जो है, इसका दिया गया है प्रपंच बुद्धि, तो ए का जो है 3rd हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कोणार्क जो है विषु सही होगा, आषाढ़ का एक दिन विलोम होगा, और सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण, ये आपका सीलवती हो जाएगा। ठीक है, दंडायन किसका पात्र है, अगर आपको मालूम है तो आप बताइए, हमें सर्च करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रचनाएं हैं, इनसे मैच करना है, तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, तो सी का 2nd 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 कट गए ये आपके पहले ही। उसके बाद में वे दिन निर्मल वर्मा, वी का 1, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, जैनेन्द्र मुक्तिबोध, और प्रभा खेतान आओ पेपे घर चलें। ठीक है, ये राइट हो जाएगा आपका। यह पथ बंधु था, ये किसने लिखा है, अगर आपको मालूम है तो बताइए, नहीं तो सर्च करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करने के लिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने एकांत संगीत दिया है। डी का 3rd 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे ये कट गए आपके। अब यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत ने क्या दिया है, और निराला जो है इन्होंने अर्चना दिया है।
ठीक है। और सुमित्रानंदन पंत ने स्वर्ण धूल, जयशंकर प्रसाद लहर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, ये भी आपका कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके जो है स्थापना और तर्क के क्वेश्चन है, इन्हें देख लीजिए आप। और मैंने आपको बताया इनको कैसे सही करना है। तो इनके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़्यादा फोकस करिए, इससे आपके ये क्वेश्चन राइट होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं, मिथक है, प्रतीक है, इन पर मैं अलग से क्लासेस बनाऊंगी जिससे क्लियर हो जाएगा कि मिथक क्या है, प्रतीक क्या है, या जो भी ऐसे टॉपिक हैं उन पे अलग से मैं क्लास बना दूंगी आप लोगों के लिए, तो आसानी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ देखिए, मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं, तो ये भी गलत है। क्योंकि मिथक, आप समझ सकते हैं कि मिथक क्या चीज़ है, मतलब एक कल्पना है, तो ये दोनों ही गलत होंगे। और कल्पना के माध्यम से इतिहास में तो तथ्य होते हैं, लेकिन कल्पना में कोई तथ्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। तर्क क्या कह रहा है? उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना चाहिए, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ही सही होंगे। इसे आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया, सही है। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, ये भी सही है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्यवाद से संबंधित, जो आपका छायावाद में भी है और संत काव्य में भी है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखते हैं कि रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता। तर्क कहता है ज्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है, ये तो गलत होगा। भाव जो है, अगर आपके अंदर कोई भाव होता है वो विशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता है, तो ये तो सिंपल सा है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणीकरण जो है इससे संबंधित, तो इसे समझ लीजिए आपकी साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्त से रस का अनुभव करता है, बिल्कुल सही है। साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्त से रस का अनुभव करता है। जब भी कोई जो दर्शक है या पाठक है कोई रचना पढ़ता है, उसमें जब उसे अगर उसका भाव समझ में आए तो वो एकदम से तभी वो साधारणीकरण होता है। ठीक है, जब वो एकाग्र चित्त होकर उसमें उसको पढ़ रहा होता है, उसका आनंद ले रहा होता है, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है इसीलिए पश्चिमी नाट्य चिंतक व्रेज्ड ने भी इस बात का समर्थन किया है, तो ये भी सही है। ओके, तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला सौंदर्य का विधान करती है। कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए, कला सौंदर्य का विधान करती है, सही है। कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि कविता में काल्पनिकता, यथार्थवाद, विसंगत आदि का वर्णन रहता है, ये सही है। कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं को अलंकार, रस, छंद आदि का प्रयोग काव्य वर्णन में कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। कला ही सौंदर्य का निर्माण करती है। कला द्वारा किसी भी वस्तु को सुंदर में बनाया जा सकता है। तो वैसे तो दोनों ही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आंसर इसका गलत दिया गया है कि ये गलत है। आप अपनी तरफ से देखिएगा, किसी बुक में देखिएगा। वैसे तो इसका अर्थ यही है कि कविता में असुंदर को भी कुरूप को भी जो है सुंदर बनाया जाता है।
ठीक है, तो ये दोनों ही सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के विधान में शब्द श्लेष अलंकार होता है, और क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आपका जो है ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिधान में शब्द श्लेष अलंकार होता है, ये आपका गलत होगा। श्लेष अलंकार मतलब एक मिलना अथवा संयोग कहा जा सकता है। एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वह अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिज्ञान होता है, ठीक है। और श्लेष अलंकार में सिर्फ सार्थक शब्दों की ही आवृत्ति होती है, क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे ए सही होना चाहिए, आर गलत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उसमें कहा गया कि यहाँ जैसे सार्थक और निरर्थक दोनों दिया गया है, लेकिन इसमें सार्थक बात कही गई है कि सिर्फ सार्थक की ही आवृत्ति होती है। तो इसको हम किसी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। ओके, अलंकारों को पढ़ेंगे जब हम अलग क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों त्यों मनुष्य की ज्ञान सत्ता वृद्ध बुद्धि व्यवसायत्मक होती गई। ये सही है, क्योंकि इसमें भाव सज्जा का अभाव है, क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। तो ये सही हो जाएगा, लेकिन आर आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव ऐसा नहीं है। ये सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये पैराग्राफ दिया गया है। मैंने आपको बोला है कि नेक्स्ट जो है जब मैं पैराग्राफ ही सिर्फ आपको बताऊंगी तभी मैं इनको अलग से करा दूंगी। ओके, तो ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपकी क्या राय है, इन क्लासेस में क्या इम्प्रूव होना चाहिए, ये आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।